मैं हूं प्रोफेसर आकाश। और मैं हूं प्रोफेसर इला। हम दोनों आपको पूरे बीए के सिलेबस को ब्रॉडकास्ट में पढ़ाएंगे। आज के इस विषय की शुरुआत ना एक बड़े ही दिलचस्प ख्याल से करते हैं। अच्छा, बिल्कुल बताइए। तो अगर एक ऐसे परिदृश्य की कल्पना की जाए जहां एक बहुत बड़े राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बन रही है। हाँ, ऐसा अक्सर बड़े ऐतिहासिक आयोजनों में होता ही है। सही कहा। लेकिन कार्यक्रम से ठीक एक रात पहले ना पूरी आयोजन समिति, मंच संचालक, मुख्य नेतृत्व, मतलब सबको एक झटके में हिरासत में ले लिया जाता है। ओहो, तब तो सामान्यतर यही कहेगा कि अगले दिन सन्नाटा पसर जाना चाहिए, मतलब योजना पूरी तरह विफल हो जानी चाहिए। एकदम सही। लेकिन होता इसका बिल्कुल उल्टा है। वो कार्यक्रम ना केवल होता है, बल्कि बिना किसी नेतृत्व के अपने तय आकार से 100 गुना बड़ा हो जाता है। इतना विशाल कि उसे रोकना प्रशासन के लिए लगभग असंभव हो जाता है। अरे वाह, ये तो काफी हैरान करने वाला परिदृश्य है। बिल्कुल। और स्रोतों की आज की इस गहन पड़ताल का विषय ठीक यही ऐतिहासिक घटना है। हमारे पास बीए इतिहास के छठे सेमेस्टर के कुछ बेहतरीन अकादमिक नोट्स हैं। हाँ, और इन्हीं नोट्स के जरिए हम 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के पन्नों को खंगालेंगे। और इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य ये समझना है कि कैसे ये केवल एक राजनीतिक मांग नहीं थी, बल्कि एक ऐसा व्यापक जन विद्रोह बन गया जिसने दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य के प्रशासनिक ढांचे को हिलाकर रख दिया। बिल्कुल। और इस घटना का ऐतिहासिक महत्व ना इसी बात में छिपा है कि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ब्रिटिश शासन को तत्काल समाप्त करने के लिए शुरू किया गया अंतिम जन आंदोलन था। अंतिम जन आंदोलन मतलब इसके बाद कोई और बड़ा आंदोलन नहीं हुआ? हाँ, 1942 के बाद कोई दूसरा बड़ा देशव्यापी आंदोलन देखने को नहीं मिलता, क्योंकि सच कहें तो उसकी जरूरत ही नहीं बची थी। इस आंदोलन ने ना राजनीतिक सौदेबाजी की गुंजाइश ही खत्म कर दी थी। अच्छा, मतलब अब कोई बीच का रास्ता नहीं बचा था। एकदम सही। इसने स्पष्ट कर दिया था कि अब भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस या किसी और तरह की आंशिक छूट का समय पूरी तरह से बीत चुका है। अब लक्ष्य केवल और केवल पूर्ण स्वतंत्रता था। तो इस विस्फोट के होने से पहले यह समझना बहुत दिलचस्प हो जाता है कि आखिर ये बारूद इकट्ठा कैसे हुआ। जब इन अकादमिक नोट्स का अध्ययन किया जाता है तो एक स्वाभाविक सवाल उठता है कि 1942 का ही वर्ष क्यों? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि परिस्थितियों का ना एक ऐसा तूफान बन रहा था जिससे टकराव अपरिहार्य हो गया था। इसकी जड़ें कहीं ना कहीं 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत से जुड़ी हैं। बिल्कुल जुड़ी हैं। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय नेतृत्व से बिना कोई सलाह मशवरा किए भारत को आधिकारिक रूप से युद्ध में धकेल दिया। मतलब ये तो कुछ वैसा ही हुआ ना कि किसी ऐसे व्यक्ति को एक बहुत भारी भरकम पार्टी का बिल चुकाने के लिए मजबूर किया जाए जिसे उस पार्टी में बुलाया ही नहीं गया था। वो एनालॉजी तो काफी हद तक सही है, लेकिन उस समय की जमीनी हकीकत इस भावना से कहीं अधिक गंभीर थी। वो कैसे? देखिए, युद्ध में शामिल होने का मतलब केवल एक राजनीतिक घोषणा नहीं था। इसके बहुत ठोस और विनाशकारी आर्थिक परिणाम थे। ब्रिटिश साम्राज्य अपनी पूरी ताकत धुरी राष्ट्रों यानी एक्सिस पावर से लड़ने में लगा रहा था। हाँ, उनका पूरा ध्यान तो युद्ध जीतने पर था। बिल्कुल। और इसका सीधा असर ये हुआ कि भारत के संसाधन, अनाज और कच्चा माल बड़े पैमाने पर युद्ध के मोर्चों पर भेजा जाने लगा। तो जाहिर है कि देश के अंदर कमी पैदा हो गई होगी। वही तो, जब किसी देश का बुनियादी संसाधन बाहर जाने लगता है ना, तो घरेलू स्तर पर भारी कमी पैदा होती है। महंगाई बेतहाशा बढ़ गई थी और बेरोजगारी अपने चरम पर थी। मतलब आम आदमी के लिए तो हालात बद से बदतर हो रहे थे। एकदम। जब आम आदमी के लिए अपने परिवार का पेट भरना ही असंभव हो जाए, तो वो हताशा सीधे तौर पर व्यवस्था के खिलाफ गुस्से में बदल जाती है। ब्रिटिश सरकार के दृष्टिकोण से वो अपने साम्राज्य के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन भारतीय जनता के लिए तो ये एक थोपी गई तबाही थी। बिल्कुल सही कहा आपने, एक थोपी गई तबाही। और इस तबाही में ना एक और सीधा भौगोलिक खतरा भी जुड़ गया था, जापानी आक्रमण का डर। हाँ, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। स्रोतों में स्पष्ट रूप से दर्ज है कि जापान की सैन्य ताकत एशिया में तेजी से बढ़ रही थी। बर्मा, जिसे आज म्यांमार कहा जाता है, उस पर जापान का कब्जा हो चुका था। और बर्मा की सीमा सीधे भारत से लगती है। वही तो, मतलब युद्ध अब किसी दूर यूरोप में नहीं चल रहा था, बल्कि भारत के बिल्कुल दरवाजे पर आ चुका था। एक तरफ तो ये भयंकर आर्थिक संकट और दूसरी तरफ विदेशी हमले का सीधा भय, ऊपर से घर के बाहर आग लगी हो। ऐसे ही तनावपूर्ण माहौल में ब्रिटिश सरकार क्रिप्स मिशन लेकर आती है। अच्छा, ये 1942 का क्रिप्स मिशन, इसका क्या रोल था? 1942 का क्रिप्स मिशन कूटनीतिक रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था।
दरअसल ब्रिटिश सरकार पर अमेरिका और चीन जैसे मित्र राष्ट्रों का भारी दबाव पड़ रहा था। दबाव किस बात का? दबाव इस बात का कि वो भारतीयों को शांत करें और युद्ध के प्रयासों में उनका सक्रिय समर्थन हासिल करें। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को इसी बातचीत के लिए भारत भेजा गया था। लेकिन अकादमिक नोट्स तो बताते हैं कि क्रिप्स के प्रस्ताव पूरी तरह से खोखले साबित हुए हैं। बिल्कुल खोखले थे। वो जो भी रियायतें दे रहे थे ना, जैसे युद्ध के बाद संविधान सभा का निर्माण या डोमिनियन स्टेटस, वो सभी भविष्य के वादों पर टिके थे। मतलब अभी कुछ नहीं देंगे, सब कुछ युद्ध के बाद। हाँ, और दूसरी तरफ भारतीय नेता देख रहे थे कि ब्रिटिश साम्राज्य खुद जापान के सामने संघर्ष कर रहा है, तो उनके भविष्य के वादों पर भरोसा करने का कोई तार्किक आधार बचा ही नहीं था। सही बात है। युद्ध में जबरन धकेले जाने की हताशा, वो गहराता आर्थिक संकट, जापानी आक्रमण का डर और क्रिप्स मिशन की विफलता, इन सब ने मिलकर ये तय कर दिया कि अब स्वतंत्रता के लिए एक निर्णायक संघर्ष के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और यहीं से घटनाक्रम ना उस चिंगारी की तरफ बढ़ता है जिसने इस पूरे बारूद के ढेर को सुलगा दिया। बिल्कुल, 8 अगस्त 1942 का वो दिन। हाँ, 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान कहा जाता है, वहां कांग्रेस का अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी एक ऐतिहासिक नारा देते हैं, करो या मरो, डू और डाई। ये नारा अपने आप में बहुत शक्तिशाली था। नोट्स के अनुसार ये कोई साधारण राजनीतिक घोषणा नहीं थी, ये अंतिम और आर पार की लड़ाई का स्पष्ट आह्वान था। लेकिन इस घोषणा के कुछ ही घंटों बाद जो होता है ना, वो रणनीतिक रूप से सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। आप ब्रिटिश प्रशासन की प्रतिक्रिया की बात कर रहे हैं, जो 9 अगस्त की तड़के सुबह देखने को मिली। ठीक कहा। 8 अगस्त की रात को यह ऐतिहासिक नारा दिया जाता है और अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही ब्रिटिश सरकार ऑपरेशन जीरो आवर को अंजाम देती है। ऑपरेशन जीरो आवर? हाँ, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल सहित कांग्रेस की पूरी टॉप लीडरशिप और प्रांतीय स्तर के हजारों नेताओं को एक साथ गिरफ्तार कर लिया जाता है। मतलब भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन अपने पहले ही दिन तकनीकी रूप से नेतृत्वहीन या लीडरलेस हो गया था। ये एक बहुत बड़ा झटका था। तो यहां मन में ये सवाल जरूर आता है कि बिना किसी कप्तान के, बिना किसी संचार के इतना बड़ा जहाज आगे कैसे बढ़ा? मतलब जब पूरा दिमागी जेल में हो तो शरीर ने कैसे काम किया? इस सवाल का जवाब ना उस प्रशासनिक तंत्र के काम करने के तरीके और गांधी जी के मनोवैज्ञानिक प्रभाव में छिपा है। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ब्रिटिश सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर को इतनी सटीकता से लागू कैसे किया। हाँ, इतनी जल्दी रातों रात सब कैसे हो गया? देखिए, वो द्वितीय विश्व युद्ध लड़ रहे थे। उनके पास भारत में एक विशाल जन आंदोलन को झेलने का ना तो समय था और ना ही संसाधन। सही बात है। इसीलिए उन्होंने एक बेहद गुप्त और समन्वित रणनीति के तहत रातों रात संचार लाइनों को नियंत्रित करते हुए पूरी लीडरशिप को काट दिया। उनका लक्ष्य आंदोलन को शुरू होने से पहले ही कुचल देना था। लेकिन यहीं पर तो करो या मरो का नारे का असली प्रभाव काम कर गया ना। एकदम सही। जब गांधी जी ने ये बात कही थी तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि यदि नेता गिरफ्तार हो जाएं तो हर भारतीय अपना नेता खुद होगा। अच्छा, मतलब उन्होंने पहले ही मानसिक रूप से तैयार कर दिया था। बिल्कुल। और अगले दिन जब जनता ने देखा कि नेतृत्व गायब है तो ब्रिटिश सरकार का ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक उल्टा पड़ गया। इस कदम ने जनता के भीतर के गुस्से को एक स्वतः स्फूर्त ऊर्जा में बदल दिया। स्पॉन्टेनियस ऊर्जा। हाँ, नेतृत्व का जो निर्वात या वैक्यूम पैदा हुआ था ना, उसे आम जनता ने खुद भर दिया। और आम जनता ने इस निर्वात को जिस तरह से भरा, उसने तो आंदोलन का पूरा स्वरूप ही बदल दिया। बिल्कुल बदल दिया। जब इन स्रोतों में मास पार्टिसिपेशन या जन सहभागिता के हिस्से का विश्लेषण किया जाता है तो इसके पैमाने को देखकर सच में हैरानी होती है। हाँ, ये कोई साधारण भागीदारी नहीं थी। इसमें केवल वो लोग नहीं थे जो नियमित रूप से राजनीति का हिस्सा थे। छात्रों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, कारखानों में मजदूरों ने हड़ताल कर दी, किसानों ने लगान देना बंद कर दिया, और सबसे महत्वपूर्ण बात, महिलाओं ने अभूतपूर्व स्तर पर जमीनी कमान संभाली। बिल्कुल। लेकिन इन अकादमिक नोट्स में ना एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी गहराई से रेखांकित किया गया है। कैसा विरोधाभास? महात्मा गांधी दशकों से अहिंसा के सबसे बड़े पैरोकार थे, लेकिन इस आंदोलन में कई जगहों पर भारी हिंसा देखने को मिली। रेलवे लाइनें उखाड़ दी गईं, टेलीग्राफ की तारें काट दी गईं और सरकारी इमारतों पर हमले हुए। क्या ये गांधी जी के मूल सिद्धांतों का सीधा उल्लंघन नहीं था? ये एक बहुत ही जटिल विरोधाभास है
और इसे केवल हिंसा बनाम अहिंसा के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। तो इसे कैसे समझना चाहिए? देखिए, जब हर बड़ा नेता जेल में हो और जनता के पास आगे की कोई स्पष्ट कार्य योजना ना हो, तो वो अपनी समझ से काम करते हैं। टेलीग्राफ लाइनें काटना या रेलवे ट्रैक उखाड़ना महज बिना सोची समझी हिंसा या दंगा नहीं था। अच्छा, तो ये सोची समझी रणनीति थी? हाँ, ये ब्रिटिश सत्ता की संचार और परिवहन प्रणाली को पंगु बनाने की एक सोची समझी रणनीतिक कार्यवाही थी। लोग जानते थे कि ब्रिटिश सेना इन्हीं रेलगाड़ियों से टुकड़ियां और रसद भेजती है और इन्हीं टेलीग्राफ तारों के जरिए उनके आदेश दिए जाते हैं। बिल्कुल। तो जब जनता ने राज्य के दमनकारी तंत्र का सामना किया, तो उन्होंने स्थानीय स्तर पर ब्रिटिश राज की नसों को काटने का प्रयास किया। ये एक ऐसा जन विद्रोह था जो अपनी दिशा खुद तय कर रहा था। और इस दिशा के खुद तय होने का सबसे दिलचस्प और चरम उदाहरण है समानांतर सरकारें या पैरेलल गवर्नमेंट्स। हाँ, ये तो इस आंदोलन का सबसे अनूठा हिस्सा है। यह उदाहरण ऐसी है जैसे किसी विशाल प्रशासनिक कंपनी के स्थानीय कर्मचारियों ने अचानक बॉस को बाहर निकाल दिया हो, पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को खारिज कर दिया हो और कंपनी को खुद ही चलाना शुरू कर दिया हो। बहुत सटीक एनालॉजी है। स्रोतों में महाराष्ट्र के सतारा, बंगाल के तामलुक और उत्तर प्रदेश के बलिया का विशेष जिक्र किया गया है। यहाँ जनता ने केवल विरोध प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि सचमुच ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंका और अपनी खुद की सरकारें स्थापित कर लीं। समानांतर सरकारों का निर्माण इस आंदोलन का सबसे क्रांतिकारी पहलू था। ये बताता है कि ये सिर्फ शहरों का आंदोलन नहीं था, बल्कि भारत के दूर दराज के गांवों में सत्ता का वास्तविक हस्तांतरण हो रहा था। बलिया का उदाहरण काफी चर्चित है। हाँ, बलिया का उदाहरण लें, जहां चित्तू पांडे के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने प्रशासन को ठप कर दिया, जेल के दरवाजे खोलकर राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया और खुद का शासन स्थापित किया। अरे वाह! इसी तरह महाराष्ट्र के सतारा में प्रति सरकार स्थापित हुई, जो सबसे लंबे समय तक चली। सबसे लंबे समय तक? हाँ, उन्होंने तो ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार करके अपने खुद के न्यायदान मंडल या जन अदालतें बना ली थीं। वो खुद टैक्स वसूल रहे थे और स्थानीय व्यवस्था संभाल रहे थे। मतलब ये तो पूरी तरह से एक संप्रभु सरकार की तरह काम कर रहे थे। बिल्कुल। ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण था कि आम भारतीय के मन से ब्रिटिश सत्ता का मनोवैज्ञानिक खौफ पूरी तरह से खत्म हो चुका था। शासन तब तक ही चलता है जब तक शासित उस शासन को मानता है। यहाँ जनता ने अपनी सहमति ही वापस ले ली थी। बहुत गहरी बात है। अब क्योंकि ये आंदोलन इतना बहुआयामी था, कहीं शांतिपूर्ण, कहीं हिंसक, कहीं पूरी तरह से समानांतर सरकारों वाला, तो ये स्वाभाविक है कि आधुनिक इतिहासकारों के बीच इसे लेकर भारी मतभेद होंगे। इतिहासकार तो इस पर आज भी बहस करते हैं। हाँ, और इन अकेडमिक बहसों को समझना ही इस विषय का सबसे पेचीदा हिस्सा है। इतिहासकार बिपिन चंद्र के दृष्टिकोण से शुरू करें तो वो इसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे व्यापक जन आंदोलन मानते हैं। हाँ, बिपिन चंद्र का नजरिया काफी स्पष्ट है इस पर। देखिए, बिपिन चंद्र का ध्यान इस आंदोलन के राष्ट्रवादी भावना पर अधिक है। इसके ठीक समानांतर इतिहासकार सुमित सरकार का विश्लेषण आता है। उनका क्या मानना है? सुमित सरकार इसे एक जन विद्रोह या पॉपुलर रिवोल्ट कहते हैं। वो बिपिन चंद्र से इस मायने में थोड़ा अलग है, क्योंकि वो इस बात पर जोर देते हैं कि नेताओं की अनुपस्थिति के कारण यह आंदोलन बहुत जल्दी मध्यवर्गीय कांग्रेस के नियंत्रण से पूरी तरह बाहर हो गया था। अच्छा, मतलब ये एलीट कंट्रोल से बाहर था। हाँ, ये वास्तव में जमीनी स्तर के लोगों, किसानों, मजदूरों और आदिवासियों का विद्रोह बन गया था, जिसमें वर्ग संघर्ष के तत्व भी शामिल थे। समझ गया। वहीं रामचंद्र गुहा का नजरिया भी है। वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस जन उभार ने आजादी मिलने की पूरी प्रक्रिया को बहुत तेज कर दिया। हाँ, गुहा भी इस बात को मानते हैं। लेकिन वो स्पष्ट रूप से ये भी मानते हैं कि इसमें किसी ठोस योजना और संगठनात्मक ढांचे का भारी अभाव था। और इसी कड़ी में जुडिथ ब्राउन का नजरिया भी आता है। जी, जुडिथ ब्राउन क्या कहती हैं? वो मानती हैं कि गांधी जी ने उस जन उत्साह को प्रेरित जरूर किया, लेकिन आंदोलन का स्वरूप इतना उग्र हो गया कि उस पर नियंत्रण बनाए रखना खुद गांधी जी के लिए भी असंभव हो गया था। लेकिन इन सब में सबसे अलग और आलोचनात्मक दृष्टिकोण इतिहासकार आरसी मौजूमदार का है। हाँ, उनका नजरिया काफी विवादास्पद भी रहा है। वो सीधे तौर पर इस आंदोलन को एक असफल प्रयास करार देते हैं। उनका तर्क ये है कि ये पूरी तरह असंगठित था, इसकी कोई रणनीतिक दिशा नहीं थी। और उनका मुख्य पॉइंट यह है कि इसका जो लक्ष्य था वो नहीं मिला। वही तो, वो कहते हैं कि जो मुख्य लक्ष्य था, तत्काल स्वतंत्रता, वो 1942 में हासिल नहीं हुआ। यहाँ एक बड़ा वैचारिक टकराव पैदा होता है। बिल्कुल होता है। अगर 1942 में अंग्रेज भारत छोड़कर नहीं गए, तो क्या मजूमदार तकनीकी रूप से सही नहीं है?
मतलब क्या किसी इतने बड़े ऐतिहासिक आंदोलन की सफलता केवल इस बात से मापी जानी चाहिए कि वो अपने घोषित लक्ष्य को उसी वर्ष प्राप्त कर सका या नहीं? इस बहस में ना आरसी मजूमदार के तर्क को सीधे खारिज नहीं किया जा सकता, उसे गहराई से समझना होगा। कैसे? देखिए, मजूमदार इतिहास को एक बहुत ही संरचनात्मक नजरिए से देखते हैं। यदि किसी आंदोलन को एक सैन्य या राजनीतिक अभियान की तरह देखा जाए, जहां एक स्पष्ट चेन ऑफ कमांड, रणनीति और तात्कालिक लक्ष्य प्राप्ति अनिवार्य है, तो मजूमदार बिल्कुल सही हैं। हाँ, क्योंकि उस पैमाने पर तो आंदोलन बिखर गया था। बिल्कुल। ब्रिटिश प्रशासन ने अपनी भारी सैन्य ताकत का इस्तेमाल करके 1943 के अंत तक इस भौतिक आंदोलन को काफी हद तक कुचल ही दिया था। इस पैमाने पर यह असफल था। लेकिन इतिहास का मूल्यांकन केवल तात्कालिक प्रशासनिक जीतों से तो नहीं होता ना। एकदम सही। और इसीलिए बिपिन चंद्र और सुमित सरकार का नजरिया महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो इस बात को पहचानते हैं कि असली हार जीत कागजों पर नहीं बल्कि लोगों के दिमाग में होती है। साइकोलॉजिकल जीत। हाँ, मजूमदार संरचनात्मक विफलता को देखते हैं, जबकि अन्य इतिहासकार इस आंदोलन की मनोवैज्ञानिक और दीर्घकालिक राजनीतिक सफलता को तौलते हैं। तो अगर इन सारी एकेडमिक बहसों, जमीनी घटनाओं और रणनीतिक कमियों को एक साथ रखकर देखा जाए, तो इस आंदोलन का अंतिम परिणाम क्या निकलता है? अंतिम परिणाम तो कई स्तरों पर देखा जा सकता है। इन नोट्स में ना इसकी कुछ स्पष्ट सीमाएं या कमियां बताई गई हैं, जैसे दिशा और मास्टर प्लान का पूरी तरह से अभाव होना। हाँ, वो तो था ही। और हिंसा का वो स्तर बढ़ जाना जो मूल गांधीवादी उसूलों के खिलाफ था। और जाहिर तौर से जो बात मजूमदार कहते हैं कि इससे 1942 में आज़ादी नहीं मिली। देखिए, वो सीमाएं अकाट्य सत्य हैं, लेकिन इसके प्रभावों का दायरा उन सीमाओं से कहीं अधिक बड़ा था। इसके प्रभाव बहुआयामी थे। जैसे कि राजनीतिक स्तर पर? राजनीतिक स्तर पर ब्रिटिश सरकार और लंदन में बैठे नीति निर्माताओं को ये पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि भारत पर शासन करने की लागत अब उससे मिलने वाले फायदों से कहीं अधिक हो गई है। वो समझ गए कि अब वो बलपूर्वक शासन नहीं कर सकते। और आर्थिक मोर्चे पर भी तो काफी नुकसान हुआ होगा उन्हें। बिल्कुल। जब ब्रिटिश साम्राज्य द्वितीय विश्व युद्ध में पाई के लिए मोहताज था, तब भारत में हुए इस व्यापक तोड़फोड़, हड़तालों और समानांतर प्रशासनों ने उनके राजस्व को भारी चोट पहुंचाई। और सामाजिक स्तर पर अगर देखा जाए तो? सामाजिक स्तर पर पहली बार समाज के हर वर्ग ने एक साथ मिलकर इतनी बड़ी चुनौती पेश की थी, जिसने राष्ट्रीय एकता को एक अभूतपूर्व स्तर पर ला खड़ा किया। और शायद जो सबसे बड़ा और अमिट प्रभाव था वो मानसिक था। मतलब इस पूरे विमर्श को देखने के बाद ये विरोधाभास सबसे ज्यादा उभर कर सामने आता है कि इस आंदोलन की जो सबसे बड़ी रणनीतिक कमजोरी थी, यानी एक केंद्रीय नेतृत्व और स्पष्ट योजना का ना होना, वही जमीनी स्तर पर इसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। बहुत उम्दा विश्लेषण है ये। क्योंकि जब दिशा निर्देश देने वाला कोई केंद्रीय नेता नहीं बचा, तो सत्ता के खिलाफ लड़ने का अधिकार पूरी तरह से लोकतांत्रिक हो गया। आम नागरिक ने अपनी लड़ाई का नेतृत्व खुद ले लिया। ये एक बहुत ही सटीक निष्कर्ष है। इस आंदोलन ने ना एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक बाधा को तोड़ दिया। सदियों से चला आ रहा वो खौफ कि ब्रिटिश साम्राज्य अजेय है, वो हमेशा के लिए खत्म हो गया। सही कहा। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद भारत की जनता या ब्रिटिश अधिकारियों के बीच चर्चा का विषय ये नहीं था कि भारत को आजादी मिलेगी या नहीं। ये सवाल इतिहास के पन्नों से हमेशा के लिए मिट चुका था। तो फिर क्या सवाल बचा था? अब एकमात्र सवाल जो बचा था वो सिर्फ ये था कि अंग्रेज यहाँ से कब जाएंगे। वाह। तो संक्षेप में समझा जाए तो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम, सबसे जटिल और सबसे विशाल जन आंदोलन था। बिल्कुल था। ये कोई ऐसी सुव्यवस्थित मशीन नहीं थी जो योजना के अनुसार चली हो, बल्कि ये एक ऐसे जंगल की आग की तरह था जो इतनी विशाल हो गई कि उसने अपनी हवा खुद बनानी शुरू कर दी। हाँ, उसे भड़काने के लिए किसी नेतृत्व की जरूरत ही नहीं रही। सही बात है। ये तुरंत स्वतंत्रता भले ही ना दे सका हो, लेकिन ये उस साम्राज्य के अंत की एक ऐसी गूंजती हुई शुरुआत था जिस पर कहा जाता था कि कभी सूरज नहीं डूबता। ये निश्चित रूप से वो निर्णायक मोड़ था जिसने ब्रिटिश वापसी के लिए उल्टी गिनती शुरू कर दी थी। बिल्कुल। और अब जब हम इन अकादमिक स्रोतों से बाहर निकलकर इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं ना, तो एक ऐसा सवाल उभर कर सामने आता है जिस पर शायद ही कभी सीधे तौर पर चर्चा होती है। अच्छा, वो क्या? जरा सोचने वाली बात है कि अगर एक ऐसे परिदृश्य पर विचार किया जाए जहां 9 अगस्त की उस सुबह ऑपरेशन जीरो आवर नहीं हुआ होता, अगर कांग्रेस का पूरा नेतृत्व बाहर रहकर इस आंदोलन को दिशा दे रहा होता, तो क्या ये आंदोलन सचमुच पूरी तरह से अहिंसक और शांतिपूर्ण रहता? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। या फिर इतने दशकों से दबा हुआ आम जनता का गुस्सा
युद्ध के कारण पनपी वो गहरी आर्थिक हताशा और अस्तित्व का संकट इतना विशाल था कि नेतृत्व के मौजूद होने के बावजूद भी ये सलाब अपनी उग्र दिशा खुद तय कर लेता। क्या पता शायद ऐसा ही होता। क्या जमीनी हकीकत इतनी अस्थिर हो चुकी थी कि उसे किसी भी सिद्धांत के दायरे में बांधकर रखना असंभव था? उस घटनाक्रम को याद रखना जरूरी है, जहां बिना किसी आयोजन समिति के इतिहास का सबसे बड़ा आयोजन संपन्न हुआ। बिल्कुल। अगली बार किसी अन्य ऐतिहासिक विषय की गहराइयों को इसी तरह डिकोड किया जाएगा। तब तक के लिए इस विचार पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।